नमस्कार, मैं हूं भावना और स्वागत है आपका द एस्पिरेंट्स क्लब के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली न्यूज़पेपर डिस्कशंस और इसके साथ ही कुछ स्ट्रैटेजिक टिप्स और ट्रिक्स जो आपकी तैयारी को आसान और सरल बनाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो यहाँ जो हमारा पहला आर्टिकल है दैट टॉक्स अबाउट इंडो पैसिफिक रीजन। हाल में ही जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने जो क्वाड मीटिंग भी है हुई है मार्च में 3 मार्च को, उसको भी एड्रेस किया और उसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर एक मीटिंग जो है वो रिसेंटली एक वर्चुअल समिट जो है वो हुई है, जिसमें जो ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मॉरिसन, उनका ये आर्ग्यूमेंट रहा कि जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसी हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उन्हें एक ग्रेटर कॉपरेशन के साथ आगे आना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट किया टू प्रोवाइड लीडरशिप विद इन द क्वाड। इसके अलावा यहाँ पे हम एक बार समझ लेते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो किन रीजन्स को यहाँ पे कंप्राइज करता है। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज इंडो वेस्ट पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक एशिया। अब ये जो है ये एक बायो जियोग्राफिकल रीजन है, अर्थ के सीज को ये कंप्राइज करता है। वो कौन कौन से सीज हैं? तो वो है इंडियन ओशन, वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन। और इसके अलावा जो सीज जो है जो कि जनरल एरिया ऑफ इंडोनेशिया को कनेक्ट करते हैं। हालांकि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इट डज नॉट इंक्लूड टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स ऑफ इंडिया एंड पैसिफिक ओशंस। हाल में ही 2010 के बाद जो ये इंडो पैसिफिक रीजन जो कि एक बायो जोग्राफिकल लोकेशन है, इसको जियो पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। हालांकि अगर हम इसकी सिंबॉलिक महत्ता को देखेंगे, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को देखेंगे, तो ये सिनोनिमस भी है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग की, जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस के बीच में। It has been argued that the concept of this Indo-Pacific region or Quad may lead to a change in popular mental maps of how the world is understood in strategic terms. तो ये हमने यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को समझा और हाल में ही जो मीटिंग हुई है उसमें इंडिया ने जो है अपना फोकस, अपनी प्रायोरिटी जो है वो क्लियर किया है, विच इज़ ग्रेटर कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी। और उसके साथ ही चाइना का जो अटैकिंग बिहेवियर है, that is also one of India's focus during both the Quad meetings and Indo-Pacific cooperation meeting. So this was it about this article. Now let's move towards the next article. Nothing significant in page number 2 that has a city news generally. अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आप यहाँ आएंगे स्टेट न्यूज़, मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ेस आर देयर। सो yeah, in your op-ed section, there is a very good article that talks about unemployment benefits, whether unemployment benefits। यहाँ पे लॉज और स्कीम्स की बात की जा रही है, उनके फेलियर्स की बात की जा रही है, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात करेंगे, कोड्स और जो भी स्कीम्स आए उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस आर्टिकल को जो है एक बार डिकोड करते हैं। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे तो 2017-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो पीक पे था, विच वॉज 6.1%। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो 7.8% रहा और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.3% रहा। अब अगर आप कोविड के बाद की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा यहाँ पे आया है उसके अनुसार जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहा। 2021-22 में इट वाज 9.0204 इन 2001 एंड 7% इन जनवरी-फरवरी 2022। हालांकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 8.35 इन फरवरी 2022। मिला जुला के आप यहाँ पे कंक्लूजन ले सकते हैं कि कोविड और कोविड के बाद वाला जो टाइम है वो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से इट वाज नॉट फेवरेबल
and the rate of unemployment has seen a significant rise. अब एक सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है कि क्या हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ का एक सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम जो है वो है या नहीं है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें जैसे चाइना हो गया, तो वहाँ पे जो लेबर लॉज है उसमें ऐसे कोई प्रोविजंस जो है वो नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर हम कुछ स्कीम्स को एनालाइज करें जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट विच इज़ ESIA 1948, उसके बाद आपका राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना जो है वो आ जाता है। वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोगों को, या फिर ऐसे लोगों को जो अनएम्प्लॉयड है और वो इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है। इसमें जो कैश रिलीफ है इट इज़ एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द लास्ट एवरेज डेली वेज ऑफ फर्स्ट 12 मंथ एंड 25% फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ। ये जो है आपका ESI जो है ये आपको 2 साल के लिए मिलता है और पहले साल ये आपका 50% के दर के हिसाब से मिलता है और दूसरे साल में आपको 25% के दर पे ही दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ और स्कीम्स की बात करें तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 2018 में आई, जिसमें ऐसा ही था कि जो अलाउंस है वो 50% के रेट पर एवरेज पर डे अर्निंग के हिसाब से जो क्लेमी है उसको मिलता है 90 दिनों तक, और उसके बाद एक पायलट बेसिस पे जो है वो अगले 2 साल तक दिया जाता है। अब ये जो योजना है ये कोविड-19 पीरियड तक जो है वो यहाँ पे लागू किया गया था। ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो है यहाँ पे बात की। अब ज़रा सा हम एक बार अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। टेक्निकली तो आप सब लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते होंगे कि बेरोजगारी या फिर ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन जो इसका स्ट्रैटेजिक एक डेफिनेशन है वो क्या है, क्या होना चाहिए, कैसे नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिफाइन किया है वो एक बार समझ लेते हैं। तो NSSO के अकॉर्डिंग वर्किंग which is engaged in an economic activity or employed is to seek for available work, while unemployed is neither seeking nor available for work. The first two constitute labor force and unemployment rate is the percentage of labor force that is without work. Okay. तो यहाँ पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेटरी डिफरेंस है उसको समझा। इसके बाद अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं। अनएम्प्लॉयड वर्कर्स बाई जो टोटल लेबर फोर्स होता है उसको अगर आप 100 से गुणा कर दें तो आपके पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आ जाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के अगर टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बार देख लेते हैं। पहला तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड होते तो हैं लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है वो उनको ठीक तरह से नहीं मिल पाती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक काम को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 8 लोगों को जो है वो एम्प्लॉय कर लिया गया है। तो अब जो वो बेनिफिट्स है वो उन 8 लोगों में बढ़ जाएगा, ना कि उन 4 लोगों के बीच में रहेगा। हालांकि वो काम जो है वो 4 लोग ही कर सकते थे। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मेनली आप एग्रीकल्चरल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख सकते हैं। जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं जहाँ पे लेबरर्स काम कर रहे होते हैं, तो जनरली जितनी लेबरर्स की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लेबरर्स जो है वहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। इसके बाद बात करें अगर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इट इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर। जैसे कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या माइनिंग लेबरर्स हैं, वो आप देखेंगे कि जब सीजन होता है तभी उनको एम्प्लॉय किया जाता है, बाकी टाइम जो है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कैटेगरी है विच अराइजेस फ्रॉम द मिसमैच बिटवीन द जॉब्स अवेलेबल इन मार्केट and the skills available in the workers in the market.
अब इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि मान लीजिए आप जो है आप एमएससी फिजिक्स है, आपने फिजिक्स में एमएससी किया और आपको फिजिक्स का या फिजिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन आपका जो स्किल है उसको कहीं और एम्प्लॉय किया जा रहा है। लेट्स से कि आपको फूड सेक्टर में आपको नौकरी मिली, तो अब यहाँ पे एक मिसमैच है दोनों ही चीज़ों में, आपके जॉब अवेलेबिलिटी के बीच में और आपके स्किल के बीच में। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल वेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्लाइन विद इन इकोनॉमिक ग्रोथ। या आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब रिसेशन या फिर कई बार क्या होता है कि जब हायरिंग होती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे या फिर रिसेशन का जब टाइम रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को जो है वो कम कर दिया जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है। इस तरीके का जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर आप कह सकते हैं कि गेस्ट बेसिस पे जब हम हायरिंग करते हैं या एडहॉक बेसिस पे हम हायरिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में उसका फिगर बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ फिनोमिना विच इज़ मोस्टली फाउंड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज एंड इंडिया इज़ नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जब चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से आपके पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती है, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हमने बात की स्कीम्स के बारे में बात की और उनसे जो रेट्स हैं एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की उसके बारे में भी बात की। अब यहाँ पे एक एक्ट के बारे में हम समझते हैं विच इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉयज 100 और मोर वर्कर्स पे retrenchment compensation of 15 days of average pay of the completed years of service to workers in case they lose job to government sanction workers retrenchment or closures of establishment। ये जो एक्ट है, ये जो कोड है, ये एस्टैब्लिश करता है कि जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा जो वर्कर्स हैं, अगर उनकी नौकरी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय किए हुए सैंक्शन या ऐसी किसी चीज़ की वजह से चली जाती है, तो उनको लगभग उनके 15 दिन के एवरेज पे का कॉम्पेंसेशन जो है वो वहाँ पे इनको देना पड़ता है। अब इस एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्ट जो है वो क्या है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, ये एक्सटेंड करता है होल ऑफ द इंडिया को, मतलब पूरे भारत में, एंड इट रेगुलेट्स इंडियन लेबर लॉ। अभी तक जो है ये इंडियन लेबर लॉ को रेगुलेट करता आया है। इसका कंसर्न जो है वो ट्रेड यूनियन और इंडिविजुअल वर्क एम्प्लॉयज़ रहे हैं इंडस्ट्री में, और इसके साथ साथ ही जो टेरिटरी ऑफ इंडियन मेनलैंड है, यहाँ पे इसका रेगुलेशन जो है आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसके इनैक्टमेंट की बात करें तो ये 11 मार्च को इनैक्ट किया गया और इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1947। ओके, अब अगर हम बात करें ESI के बारे में, तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। कुछ जो सेक्टर्स हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन या सर्विस सेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पे एक्सक्लूडेड रखा गया है। हाँ, उनको यहाँ पे एक्सक्लूडेड रखा गया है IDA से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो लाया गया। अब इसका एम क्या था? इसका एम था अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन इन डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जस्ट अ सेकेंड, या इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है वो एक ऐसा कोड है दैट ट्राइज टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी।
इसके साथ ही ये जो है एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स दोनों ही सेक्टर के, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, दोनों पे ही ये अप्लाई होता है। ओके, इसके साथ ही ये कब इनैक्ट हुआ था, तो ये 22 सितंबर 2020 को इनैक्ट हुआ था। ये राज्यसभा के द्वारा और लोकसभा के द्वारा जो है वो इनैक्ट किया गया था। और या इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो टाइटल है दैट रीड्स दैट इट इज़ एन एक्ट टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी। अब इसके अंडर ही जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड हैं। हालांकि अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की बात करें, उनके बेसिक सोशल सिक्योरिटी की बात करें, तो उसको भी इस कोड में जो है वहाँ इसका भी ध्यान रखा गया है। तो दिस इज समथिंग which can be taken as an important feature or consideration of SSC, that is Social Security Code. इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस आर्टिकल में तो कुछ और स्कीम्स की बात की गई है जो कि मोस्टली सक्सेसफुल जो है वो यहाँ पे नहीं रहे हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल है ABVKY जो कि 2018 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके बारे में हमने बात की। हालांकि कोविड के दौरान जो है इसका एक्सटेंशन भी हुआ था। इसके अलावा अगर हम पैंडमिक के वक्त की बात करें तो मनरेगा जो है इट हैड प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सम मॉडस्ट रिलीफ टू मिलियंस ऑफ वर्कर। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि ये जो स्कीम्स हैं या फिर ये जो कोड्स हैं, सिक्योरिटी कोड्स को केवल बना देने से क्या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं, ये एक वेग प्रॉमिस जैसा जो है दिखाई देता है, स्पेशली उन सेक्टर के वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ पे कोई भी कंक्रीट प्रोविज़न जो है वो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि एसएससी को इस तरीके से अमेंड किया जाए ताकि यूनिवर्सल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम इसके तहत बनाई जाए और ऐसे अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाए। और इसके साथ ही जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर है 2002 में, वो भी ये रिकमेंड करता है कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज वर्कर्स के द्वारा के लिए बनाया जाए, जो कि एम्प्लॉयज़ के द्वारा फिनेंस हो और साथ में ही वर्कर्स को जो है इसका बेनिफिट जो है मिले। अगर हम अभी बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ बेसिक कारणों को अभी अगर हम समझेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है जो कि बढ़ता जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है। इसके साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो ये है कि EPFO जो है दैट हैज़ रिड्यूस्ड इट्स इंटरेस्ट रेट टू 8.1% फ्रॉम 21-22, but still the problem of unemployment continues, and this has to be undertaken through amendment of schemes and implementation of universal unemployment allowances, etc. So this was it about this article. This article is something that you can ponder about, you can think about why these schemes over employment to vanish out the unemployment and not being successful. What are the problems, what are the issues which are relating to this? That is something for you to think through this article. Now let's move towards the next article. So when you come to page number 8, that is text and context ka section, you have a good article which is under the explainer section, and that tries to highlight about Sri Lanka's economic crisis. So we will be dealing in detail about Sri Lanka's economic crisis today. What would have been the reasons, what is the story so far, and what are the further developments in this. Okay. सबसे पहले हम अभी तक की जो स्टोरी है इस क्राइसिस से रिलेटेड उसको समझते हैं। हमने कई बार श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको डील किए हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, कैसे इंडिया एज ए नेबर अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो है इंडिया ने उसको हेल्प किया है। बट आज जो क्राइसिस है उसके क्या रीजंस रहे हैं, क्या की पॉइंट्स रहे हैं, उसको हम ज़रा डिटेल में इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो एनालाइज करेंगे।
सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो रिसेंटली श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है ही डिक्लेयर्ड एन इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कंटेन राइजिंग फूड प्राइसेस, अ depreciating currency and rapidly depleting forex reserves. अब ये जो इमरजेंसी है दिस वाज डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड्स. अगर श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका जो है वो इंडिया का पड़ोसी देश है और ये जो इंसर्कलिंग एरिया है यहाँ पे आपको इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो देखने को भी मिलेगा. श्रीलंका और इंडिया का जो एडजॉइनिंग जो एडजेसेंट सर्कल है जो इनको इंसर्कल करता है, अगर हम उसकी बात करें तो अब क्या की पॉइंट्स है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आया. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो था श्रीलंका का अंडर परफॉर्मिंग टूरिज्म इंडस्ट्री. जो टूरिज्म इंडस्ट्री है विच रिप्रेजेंट्स ओवर 10% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी एंड ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, इट हैज बीन हिट हार्ड बाय कोविड वायरस. इसकी वजह से जो है श्रीलंका में जो ये अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, दिस हैज सर्व्ड अ मेजर रीजन फॉर दैट. अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेक्स रिजर्व था that dropped from $7.5 billion in 2019 to around $2.8 billion in July 2021. Now you see there is a very major gap between what they were having as their forex reserve and what it is now. इसके अलावा हम बात करें दूसरे फैक्टर की तो दैट इज डेप्रिसिएशन इन करेंसी. अब जो फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई है विच इज बीइंग ड्राइड अप, जो amount of money that Sri Lankans have to had shell out to purchase the forex, they are got necessary to import goods since it was rising. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि श्रीलंकन रुपीस का जो वैल्यू है दैट डेप्रिशिएटेड बाय अराउंड 8%. उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि हाउ द इन्फ्लेशन इज राइजिंग. नाउ श्रीलंका डिपेंड्स हेवीली ऑन इंपोर्ट्स टू मीट इवन इट्स बेसिक फूड सप्लाईज सच एज शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हीट, मेडिकल सप्लाईज एक्सेट्रा. अब इन्फ्लेशन की वजह से ये जो फूड आइटम्स हैं इनका प्राइस एकदम से बढ़ गया विथ डेप्रिशिएटिंग रूपी विच क्रिएटेड अ मेजर प्रॉब्लम फॉर श्रीलंका. इसके अलावा अगर हम फॉरेन करेंसी के इनफ्लो की बात करें तो द पैंडेमिक हैड अफेक्टेड ऑल मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेक्स लाइक एक्सपोर्ट, वर्क्स, रेमिटेंसेस एक्सेट्रा. फूड शॉर्टेज तो है ही. श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो रीसेंट डिसीजन है टू बैन इंपोर्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अडॉप्ट एन ऑर्गेनिक ओनली अप्रोच, ये जो शिफ्ट है दिस इम्पैक्टेड फूड प्रोडक्शन वेरी सीवियरली. अब ये जो इमरजेंसी क्राइसिस है उसके लिए फिर मेजर्स क्या क्या लिए गए उसको जो है हम एक बार देखते हैं. ये आपका फॉरेन रिलेशन के सेगमेंट के लिए इस क्राइसिस के जो रिजल्ट्स हैं या इस क्राइसिस से क्या लेसन इंडिया एज अ ग्रोइंग डेमोक्रेसी ले सकता है, वो आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो ये जो अगले पहलू की जो हम बात कर रहे हैं विच इज़ अबाउट मेजर्स टेकन अंडर इमरजेंसी क्राइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसको एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करें. तो दिस इमरजेंसी प्रोविजन अलाउज गवर्नमेंट टू डिक्टेट रिटेल प्राइसेस फॉर एसेंशियल फूड आइटम एंड सीज स्टॉक फ्रॉम ट्रेडर्स. इसके साथ ही ये जो इमरजेंसी लॉ है ये इनेबल करता है अथॉरिटीज को टू डिटेन पीपल विदाउट वारंट्स, सीज देयर प्रॉपर्टी, एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस, सस्पेंड लॉज एंड इशू ऑर्डर्स दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन कोर्ट. इसके अलावा जो ऑफिशियल्स हैं दे आल्सो इशू ऑर्डर्स एंड इम्यून फ्रॉम लॉसूट. मिलिट्री जो है दैट विल ओवरसी द एक्शन व्हिच गिव्स पावर टू ऑफिशियल्स टू इंश्योर that essential items are sold at government guaranteed price. अब अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स की तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि श्रीलंका डज नॉट हैव अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर जैसे इंडिया में राशन कार्ड का सिस्टम है, ऐसा कुछ श्रीलंका में नहीं था, जिसकी वजह से जो एसेंशियल गुड्स थे वो सभी कंज्यूमर्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाए.
अब अगर हम करंट रेगुलेशन की बात करें तो जो करंट रेगुलेशंस है श्रीलंका में दैट डू नॉट एड्रेस इट्स फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रादर दे पोज द रिस्क ऑफ क्रिएटिंग ब्लैक मार्केट। अब इससे जो है कंसर्न जो है वो यहाँ पे बढ़ गया, और जो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो है श्रीलंका में, ये एक बहुत अलग तरह से आई फाइनेंशियल इमरजेंसी से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन जो है, लेकिन श्रीलंका की जो प्रॉब्लम है इट इज नॉट सिमिलर टू व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड अंडर the wall of financial emergency. It is rather an economic emergency. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ है? याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इस आर्टिकल के थ्रू आई वांट टू हैव यू टू कंज्यूम। तो इसको याद रखिएगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रोविजन है दैट इज अंडर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अंडर आर्टिकल 360, दैट इज ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन, which empowers the president to proclaim a financial emergency if he is satisfied that a situation had arisen due to which financial stability or credit of India or part of its territory is threatened। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी के इफेक्ट्स हो सकते हैं कि सैलरीज और अलाउंसेस में रिडक्शन, या फिर मनी बिल्स या और फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर रिजर्वेशन, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन ओवर फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ स्टेट के लिए एक्सटेंशन। जो एग्जीक्यूशन है अथॉरिटी का किसी भी फाइनेंशियल मैटर के ऊपर, उसका एक्सटेंशन भी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है उसके एक इफेक्ट के अंदर जो है वो यहाँ पे आता है। तो ये हमने श्रीलंका का जो पूरा केस है उसको समझा। अब अगर हम ये देखें कि इंडिया ने यहाँ पे क्या हेल्प किया है, तो जनवरी 2022 से ही इंडिया हैज एक्सटेंडेड इट्स असिस्टेंस that totals 2.4 billion and includes 400 million RBI currency। इसके अलावा to swap of $500 million loan deferment। तो इंडिया जो है, इंडिया हैज ऑलवेज stood on its policy of neighborhood fast and it has helped Sri Lanka a lot for the same। Meanwhile, China is also considering Sri Lanka's recent request for further $2.5 billion of assistance। अब अगर हम इंडिया के असिस्टेंस की के परसेप्शन की बात करें कि श्रीलंका में इस असिस्टेंस को कैसे देखा जा रहा है, तो द लीडरशिप has thanked India for the timely assistance, but there is growing skepticism in Sri Lankan media and some sections over Indian assistance being tied to New Delhi inking key infrastructure projects in island nation in the recent past। यहाँ पे भी दो व्यू है कि कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट फॉर बिल्डिंग ऑफ अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका। हाउएवर सम हैज thanked this as a very good step for during the crisis for Sri Lanka, and in the same context China is also considering to help Sri Lanka with credit। So this was some major analysis from this article that you can understand। Basically, some of the parts we discussed: the provision of financial emergency in Indian constitution, very important again. The takeaways from Sri Lankan crisis, what can you take as a lesson, again very important from the perspective of your IR segment। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, तो if you move to the 10th page, that is a news section। Yeah, so in news section you have an article that talks about Supreme Court to hear petitions on criteria of EWS quota next month। So the Supreme Court on Monday decided to start hearing in April a series of petitions challenging the criteria fixed by the government to identify EWS or economic weaker section of the society। If we talk about the reason of court, the court has primarily raised the question that government's decision to fix rupees 8 lakh as an annual income limit is
not something which is validated. And at the same ground, on January 17, 2019, the government has released an official memorandum that informs that the families earning a gross annual income below 8 lakh would be identified as EWS and under the benefit of reservation. Now, these provisions are going to be reconsidered, and the Supreme Court is open to hear petitions on EWS quota, which is something which is very significant. And um, yeah, so if we talk about the meaning of the word economically weaker, the constitutionally does not mean those who are below the poverty line, but people in low income groups who may have small savings but not enough to reap the benefit of good higher education in the best universities. So they are someone who should be benefited by this act. Okay, so this was about this news. Now, okay, if you scroll down, you have something about the Padma Awards. Just an information that India's first Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, who died in a chopper crash in Tamil Nadu, along with the Congress leader Ghulam Nabi Azad, uh, and Tata Sons chairman N Chandrasekharan, और इसके अलावा former comptroller and auditor general Rajiv Meheshi and late Radheshyam Khemka. These were some of the prominent people who got Padma Award by the president. And apart from that, many of the Padma Award does were unsung heroes. Uh, जो पद्म awardees थे, many of these awardees were the unsung heroes, which included the 125-old-year yoga practitioner Swami Shivanand, who got a Padma Award recently, and he was appreciated and clapped by many. So this was just an information that you can keep in your mind. Moving towards the next article. Yeah. So again, we have some stolen antiquities which are brought to India again from Australia. And for this, the Australian Prime Minister Scott Morrison, he was thanked by in India. And if we talk about these antiquities, so according to the Archaeological Survey of India, the antiquities should be sent back to the states from which they were stolen. And these antiquities were basically divided into six broad categories if we talk, which mainly consist of Shiva and his disciples worshipping Shakti, then Lord Vishnu and his forms, giant tradition, and portraits and decorative objects. So these are the six categories under which these antiquities would be classified. And from where did they come? So they did come from um Australia. So yeah. Now, scrolling down to the next page, we have an article about climate disaster. So, recently, there has been a plan after this IPCC report that the temperature would be raising, and that should be cut off in order to perspective of the life support. And this was also said by the UN chief Antonio Guterres. Now, the UN chief on Monday said that the world is sleepwalking to climate catastrophe. Apart from that, the planet-saving goal of capping global warming or at 1.5 degrees Celsius is already on life support. This was said in a sustainability conference in London. Now, keeping in mind that 1.5 degrees Celsius in a play requires a 45% drop in emission by 2030 and carbon neutrality by mid-century, according to the UN Governmental Panel on Climate Change (IPCC). Okay, if we talk about IPCC, so what is IPCC? Now, IPCC is an intergovernmental body of United Nations which is responsible for advancing knowledge on human-induced climate change. Now, it was established in 1988 by
Uh, yeah, the World Meteorological Organization, abbreviated for WMO, and United Nations Environment Program, that is UNEP. Now, this was later endorsed by United Nations General Assembly and the headquarters of IPCC in Geneva, Switzerland. And apart from that, if we talk about the membership of IPCC, 195 countries are presently its members. Okay, so if we talk about the very recent report of IPCC, the assessment report has to come in three working groups. And the first working group to contribute was released on 28th February 2022, and in April 2022 the second has to come. So, if we talk about the theme, it was Climate Change 2021. The physical science basis was released on 9th August 2021. Okay. So, this was something that we dealt through this article. Now, understanding of IPCC and the report that we just talked about comes to something very important. That what was the target and how it can be met. So, if we come to the next article, that is about EPF rate. So, recently in another article about unemployment, we dealt with the EPF rate. Now, our finance minister Nirmala Sitharaman recently acknowledged the concerns about employees provident fund, which is EPF return, which falls to more than 4 decade low, that is of 8.1% in 21-22. Now, this stresses that the decision was taken based on the reality that is today, and this was something which was said by Ms. Sitharaman. So, if we talk about EPF, that is Employees Provident Fund, it is regulated by an act, that is uh, Provident Fund Act, passed in 1925, and it is used to regulate the provident fund of some private concerns, which was limited in scope. Now we will be discussing about it in detail, but before that, let us understand what is it that regulates EPF. So EPF is regulated by Employees Provident Fund Organization, EPFO, which is a statutory body under the Government of India's Ministry of Labour and Unemployment. Now, this is responsible for regulation and management of provident funds in India. EPFO administers the mandatory provident fund, and it also manages the social security agreement with other states and countries. So this was about EPFO. Now, if we talk about this Act, it was agreed that the introduction of a statutory provident fund for industrial workers should be undertaken, and which was done under this Act. Um, Before that, if we talk about some other schemes and a funds act, so the Coal Mines Provident Fund scheme was launched in 1947, and the success of this fund scheme somehow led to the formation and demand of its expansion to other entries, and the EPF, or Employees Provident Fund, came into existence. Okay. Now, uh, yeah. Now, when was this act enacted? So, during the last months of 1951, we saw that on 5 November 1951 it came into existence, and it replaced the Employers Provident Fund Act that extended to yeah, that extended to the whole of India except जम्मू एंड कश्मीर. इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप EPF, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. So, the provident fund is combined contribution from you as well as your employer, that is deducted from your salary every month and put away in a PF account, where it grows into seizable sum that generally people avail after their एम्प्लॉयमेंट. तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस थी जो आपके लिए समझना ज़रूरी था, जो आपने इस आर्टिकल के थ्रू समझा. जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो इस आर्टिकल में वो ये था कि रिसेंटली या
So EPFO rate में जो है that has seen falling, which was um, more than 4 decade low, and that was of 8.1% in 21-22. Okay. So now if we move to the next section, sports, we have nothing significant today. And that's how we come to the end for today. Let's meet tomorrow again for the discussion. For now, have a good day. Thank you. And if you like the video, do like, share, and subscribe our channel and press the bell icon for more updates. So, thank you. Have a good day.